हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो पर, है ना। सॉरी आप लोग का वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि थोड़ा सा नेट का समस्या चल रहा था। अब वीडियो प्रॉपर आएगा आप लोग का डेली, है ना। 11 का भी वही हो गया था, 11 का तो रुक ही गया था। 12 का जहाँ तहाँ एक वीडियो डलाया था, फिर 2 दिन के लिए हम लोग का सर्वर डाउन हो गया था, नेट स्लो चल रहा था। इसके लिए हम लोग का क्या हुआ, ठीक से चला नहीं। ठीक, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 का। 11 का भी आ जाएगा आज। ठीक, चलिए आज चालू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे समविभव पृष्ठ, है ना। हेडिंग डालो, चलो समविभव पृष्ठ क्या क्या है, समविभव पृष्ठ उसके बारे में बात करते हैं आज। समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं? देखो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। जैसे मान लो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मान लो एक बिंदु O है जिस पर प्लस की आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विभव की गणना करनी है। तो उसका सूत्र क्या होता था, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई क्या होता था, R। यही सूत्र होता था। इसी सूत्र से देखो, मान लो एक O बिंदु है, देखो एक O है बिंदु जहां पर प्लस की आवेश स्थित है। मान लो इससे R त्रिज्या का एक वृत्त हम लोग बनाते हैं, सर्कल ऐसे। ठीक, एक सर्कल बनाते हैं। तो देखो इस वृत्त को मान लो एक पृष्ठ मान लेते हैं। ये एक पृष्ठ है, मान के चलो सरफेस है एक। इस पृष्ठ के यहाँ से इसकी दूरी एक समान होगी, यहाँ से इसकी दूरी एक समान होगी, यहाँ पर से एक दूरी एक समान होगी, यहाँ पर से इसकी दूरी एक समान होगी, यहाँ पर से इसकी दूरी एक समान, यहाँ पर से इसकी दूरी एक समान, यहाँ पर से इसकी दूरी एक समान। क्यों? क्योंकि वृत्त एक है और वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, समान होती है वृत्त की त्रिज्या। तो वैसी है, अगर एक पृष्ठ खींचता हूँ मैं और इस पृष्ठ में मैं चाहे कहीं से भी बिंदु लूँ, तो प्रत्येक बिंदु से यहाँ क्यू की दूरी हम लोग की क्या होगी, समान होगी। तो जब क्यू की हम लोग का क्यू से दूरी समान होगा, दूरी समान होगा तो विभव भी ऑलरेडी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। आवेश तो वैसे ही एक ही ठो रखा है, 10 ठो तो रखा है नहीं। चेंज कब होता है, दूरी के साथ, दूरी के साथ चेंज होता है ना। क्यों? देखो इस सूत्र से हम लोग को क्या पता है, v व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, किसके, r के। यदि दूरी का मान बढ़ाते तो विभव का मान कम होता, यदि दूरी का मान कम करते तो विभव का मान क्या होता, बढ़ता। लेकिन अगर दूरी स्थायी है तो विभव भी कैसा होगा, स्थायी ही होगा। मतलब अगर सरफेस के प्रत्येक हम लोग पॉइंट को लें, अगर प्रत्येक बिंदु को लें, तो प्रत्येक बिंदु से इस क्यू आवेश की दूरी क्या होगी, समान होगी। और जब दूरी समान है तो विभव भी क्या होगा, समान होगा। क्लियर है? तो याद रखना समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं, तो ऐसा पृष्ठ, चलो बोलते जा रहा हूं, लिखो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके गुण के बारे में। ठीक, अब देखो जरूरी नहीं है कि एक ही पृष्ठ हो, हमारा बहुत सारा पृष्ठ हो सकता है। चलो बहुत सारा ले लेते हैं। देखो समझो, मान लो एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश है ना। इससे R त्रिज्या मानकर हम लोग एक पृष्ठ का रचना कर दिए। अब पृष्ठ तुम लोग का देखो कैसा भी हो ये। ठीक, ये एक पृष्ठ आ गया, समविभव पृष्ठ। हो सकता है इसे और कुछ दूरी पर ले ले, मान लो थोड़ा सा दूरी बढ़ा दें यहाँ, और यहाँ से ऐसे डायरेक्शन ले लेते हैं ये, तो ये भी तो एक समविभव पृष्ठ बनेगा ना अपना। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। मतलब ये दोनों हम लोग का क्या है, ये भी और ये भी, दोनों हम लोग का कैसा है, समविभव पृष्ठ है। ठीक, क्लियर है इतना चीज? तो समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब देखो इसके गुण देखो, पेपर में दे देता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके कोई गुण लिखिए, तो हम लोग का सिंपल है। अब इसके गुण देख लो तो पहला गुण तो यही चाहेगा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो गुण में देखो, हम लोग गुण में पहला लिखेंगे, समविभव पृष्ठ के
समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। एक तो हम लोग का इसके परिभाषा से ही आ गया, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। क्लियर है इतना चीज? हाँ, उसके बाद दूसरा क्या होगा, तो समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं परस्पर कैसी काटती हैं, लंबवत काटती हैं। ठीक, तो दूसरा इसमें होगा समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं लंबवत काटती हैं, है ना। तो चाहो तो परस्पर लिख सकते हो, परस्पर लंबवत काटती हैं। समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं परस्पर कैसी काटती हैं, लंबवत काटती हैं। और क्या ले सकते हैं हम लोग, तो और ले सकते हैं दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देखो, ये समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं क्या, नहीं काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा, दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होगा, और उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु पर विभव का दो मान प्राप्त होगा, जो व्यवहार में संभव नहीं है। अतः दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो अगला हम लोग तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते, समझे? मान लो ये पृष्ठ का कोई अपना विभव होगा और इस पृष्ठ का कोई अपना विभव होगा, दोनों मान लो ऐसे करके काट दिए एग्जाम्पल के लिए, दोनों कटान बिंदु यहां प्राप्त होगा। अब समझो, इसके लिए विभव अलग होगा इस पृष्ठ का, और इस पृष्ठ का विभव अलग होगा। तो दोनों का जब यहां पर कटान बिंदु हो रहा है तो दो दो ठो विभव का मान थोड़ी जाएगा एक ही बिंदु पर, नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग का एक कंडीशन नहीं होता कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते, ठीक, किसी भी कंडीशन में। तो ये हो गया, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। ठीक, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखो, किसी समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश को या धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ठीक, या किया गया कार्य शून्य होता है, ऐसे करके लिख सकते हो। देखो, तीसरा के बाद चौथा लिखवाता हूं मैं, किसी समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को, मेरे शब्द को समझना ना क्या लिखवा रहा हूं, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता, या किया गया कार्य शून्य होता है, सब लिख सकते हो। ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता या किया गया कार्य शून्य होता है। अब कैसे शून्य होता है समझो, इसी को, मेरी बातों को समझना मैं क्या बोला। किसी समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। देखो समझो, मान लो ये समविभव पृष्ठ है ना, इस समविभव पृष्ठ में मेरे को कोई एकांक धनावेश को यहां से यहां तक लेके जाना है। मान लो ये ए बिंदु है और ये बिंदु है। मान लो यहां पर का विभव हम लोग वी ए मान लेते हैं, यहां पर का विभव क्या मान लेते हैं, वी बी मान लेते हैं। क्लियर है इतना चीज? अब हम लोग को पता है समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, एक जैसा होगा। तो एक जैसा होगा तो वी ए और वी बी बराबर होगा ना, वी ए बराबर होगा किसके, वी बी के। क्यों? क्योंकि एक ही पृष्ठ पर दो ठो बिंदु है, तो एक ही पृष्ठ पर कितने भी बिंदु ले लो, सब जगह पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो यहां पर हम लोग का विभव का मान क्या हो गया, समान हो गया, एक जैसा। अब समझो, तो किया गया क्या, डब्ल्यू बराबर क्या था, वी बी माइनस कितना था, वी ए। तो डब्ल्यू बराबर वी बी माइनस वी ए के जगह मैं वी बी कर सकता हूं, तो वी बी कर दो। तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, 0। समझे इसको? तो याद रखो, समविभव पृष्ठ में, मतलब कोई एक समविभव पृष्ठ ले रहे हैं उसकी बात, अगर एक समविभव पृष्ठ लेते हैं तो उसके अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए
कोई कार्य नहीं करना पड़ता या किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन समविभव पृष्ठ में, मतलब या ऐसे कह सकते हो, लेकिन एकांक धनावेश को एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ ले जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ में मान लो v1 है विभव, इस पृष्ठ का विभव क्या है v2, तो v1 और v2 बराबर थोड़ी होगा, क्योंकि यहाँ पर सब जगह v1 v1 होगा और इस बड़े पृष्ठ पे सब जगह v2 v2 होगा, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है ना। तो यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो उसी को हमेशा याद रखना, समविभव पृष्ठ में, मतलब एक समविभव पृष्ठ का बात हो रहा है, समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हम लोग को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, या किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। परंतु एकांक धनावेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ ले जाओगे तो हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है इतना चीज? क्योंकि हम अब दो समविभव पृष्ठ का बात हो रहा है, अब दो समविभव पृष्ठ का बात हो रहा है, तो एक समविभव पृष्ठ का मान अलग होगा, दूसरे समविभव पृष्ठ का मान अलग होगा, होगा ना? समझ गए? क्लियर? हाँ, बस वही है। ठीक, तो ये होता है हम लोग का चार्ट हो, और चाहो तो और लिख सकते हैं, बाकी चार्ट हो देख लो। देखना है और तो और देख लो। चलो, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। इसी में लिखवा दे रहा हूँ एक तो, देखो चौथा के बाद पांचवा यहीं पर लिखवा दे रहा हूँ। पांचवा, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। बस ये पांच तो देखो, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक, समविभव पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। ठीक, क्लियर हो गया इतना? चलो नोट करो इसको। हो गया? ऐसे भी ले सकते हो, जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है ना, वहां समविभव पृष्ठ पास पास होता है, और जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहां समविभव पृष्ठ क्या होता है? दूर दूर होता है। क्लियर है इतना चीज? समझ आया सबको? हाँ, तो जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां समविभव पृष्ठ पास पास, और जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहां समविभव पृष्ठ दूर दूर। कैसे? तो देख लो, मान लो एक प्लस क्यू आवेश है और एक क्या है? माइनस क्यू आवेश है। अब यहां से हम लोग का क्या होगा? मान लो इस प्लस क्यू आवेश के कारण देखो कैसे निकलेगा, ये हम लोग का समविभव पृष्ठ है, ये देखो इसके कारण समविभव पृष्ठ देखो ऐसे। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र देखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कैसा हो रहा है? प्लस से निकल के माइनस में जा रहा है, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना? हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, प्लस जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, मान लो यहां पर प्रबल है ना, तो यहां पर जो प्रबल होगा विद्युत क्षेत्र, वहां पर समविभव पृष्ठ क्या होंगे? पास पास होंगे। देखो ये सब डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? यहाँ, इस डायरेक्शन में। तो देखो सब यहां पर आ रहा है, तो यहां पर हम लोग का समविभव पृष्ठ क्या है? पास पास है, और इधर क्या है? दूर दूर है। ऐसे मान के चलो इसको, ये ऐसे करके आएगा, मतलब ये ऐसे घूम के आएगा, वो ऐसे घूम के जाएगा ऐसे करके। ठीक, तो उसको केकड़ा जैसे बता दिए। तो ये हो गया हम लोग का। ठीक, जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होती है वहां समविभव पृष्ठ पास पास, और जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होती है वहां समविभव पृष्ठ कैसा होता है? दूर दूर होता है। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत समविभव पृष्ठ को लेकर नहीं है ना? चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग नोट करिए। चलिए, हो गया ये चीज? चलो, अब हेडिंग डालो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। हेडिंग डालो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। चलो हेडिंग डालो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। ठीक, अब देखो
वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में हम लोग संबंध का बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि इसका व्यंजक आगे हम लोग का काम आएगा। ठीक, अब समझो, माना एक बिंदु है O जिस पर हम लोग क्या किए हैं, प्लस क्यू आवेश रखे हैं। मान लो इस प्लस क्यू का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक वैद्युत क्षेत्र बनता है, तो इसकी दिशा कैसी होगी, धन आवेश के कारण धन आवेश से दूर। पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो धन आवेश के कारण धन आवेश से दूर और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर। तो धन आवेश है तो धन आवेश से कहाँ होगा, दूर होगा। तो मान लो हम लोग का धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। क्लियर है इतना चीज। मान लो इस क्यू आवेश के कारण इसका जो वैद्युत क्षेत्र है, इस पर दो बिंदु हम लोग ले लेते हैं ए, और यहां पर हम लोग बिंदु ले लेते हैं क्या, बी। ठीक, मान लो बी का विभव वी, अच्छा इन दोनों के बीच का दूरी हम लोग मान लेते हैं dx, अल्प दूरी। बुक में तुम लोग का dr दिया है, तुम लोग dr मानना चाहो तो dr मान सकते हो, dx दिया है तो मैं dx। ठीक, तो जो तुमको तुम्हारे मन में आएगा वो कर सकते हो, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं अल्पखंड वगैरह दुनिया भर का पढ़ते आए हैं, dx तो dx हमारे लिए उचित रहेगा, तो dx मान लो। ठीक, मान लो b का विभव v है तो a का विभव v से बढ़कर कितना हो जाएगा, v प्लस dv हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांक धनावेश को हम लोग बिंदु b से किधर की ओर ला रहे हैं, a की ओर, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। ठीक, तो इसका माना फलाना लिखोगे, लिखवाऊंगा तब तो, चलो लिखो। माना बिंदु O जिस पर, माना बिंदु O जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसके वैद्युत क्षेत्र पर या इसके वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए व बी है। माना बिंदु बी पर विभव V है, माना इसी में लिख दो, एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक अल्प विस्थापन dx कराया जाता है या लाया जाता है, जैसा भी लिखो, है ना। अल्प विस्थापन dx से लाया जाता है, जिससे A का विभव V प्लस dV हो जाता है। क्या हो जाता है, V प्लस dV हो जाता है। क्लियर है इतना चीज, है ना। तो यहीं पर लिख देंगे, तो एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, किया गया क्या करोगे, अल्प कार्य, क्योंकि ये कार्य कैसा है, छोटा सा है। अब देखो हम लोग एकांक धनावेश को कहां से ला रहे हैं, एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक, B से A तक ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र हमारा उधर है और हम लोग इधर ला रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो किया गया अल्प कार्य कैसा होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का dw बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। क्लियर है। अच्छा यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस चिन्ह डालेंगे, देखो माइनस हम लोग डालेंगे dr। अच्छा ऋण चिन्ह हम लोग को क्या बताता है, तो ऋण चिन्ह ये बताता है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो बल की दिशा के विपरीत कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर चाहो तो लिख सकते हो माइनस चिन्ह यह बताता है कि किया गया कार्य कैसा है, या ऐसा कर सकते, यह बताता है कि बल व विस्थापन की दिशा कैसी है, विपरीत है। कई प्रकार से हल कर सकते हो इसको, कई प्रकार से। अच्छा देखो, या तो ऐसे हल कर सकते हो, या किया गया कार्य देखो हम लोग पढ़े हैं F इंटू डी एक्स कॉस थीटा होता है। अब यहाँ बल कितना है, E है, dx है ना। अच्छा dx कर लो, सॉरी dx है
कॉस थीटा, तो कॉस थीटा देखो यहां से हम लोग का बल किधर जा रहा है, इधर, और हम लोग विस्थापन किधर कर रहे हैं, इधर, तो दोनों के बीच बना कोण कितना, 180 अंश, और कॉस 180 का मान कितना होता है, -1, तो -1 में डायरेक्ट डाल दिया। ठीक, ऐसा भी कर सकते हो। तो अब समझो यहां पर हम लोग का कितना हो गया, डी डब्ल्यू बराबर ई इंटू क्या हो गया, ये गुणा है ना, देखना, ई इंटू कितना हो गया, -dx। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया ना। हाँ, अब उसके बाद विभवांतर का परिभाषा देखेंगे, परंतु विभवांतर की अब देखो विभवांतर डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, वी ए माइनस कितना हो जाएगा, वी बी। अब देखो डी डब्ल्यू बराबर वी ए कितना है, तो वी ए हम लोग का ए पर विभव कितना है, वी प्लस डी वी, तो वी प्लस कितना है, डी वी, और बी पर विभव कितना है, वी, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी प्लस डी वी माइनस कितना हो जाएगा, वी। अब इससे क्या होगा, देखो वी से वी कैंसिल है ना, प्लस माइनस है, तो अब हम लोग का डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, डी वी। इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, देखो डी डब्ल्यू बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, अर्थात हम लोग का हो जाएगा ई इंटू माइनस डी एक्स, कोष्टक में है, बराबर हो जाएगा कितना, डी वी। यदि हम ई का मान निकालना चाहें ई, तो ई बराबर हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स माइनस में ये। ठीक, यही हम लोग का है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या है, संबंध। ठीक, नोट करो, चलो इसको, ये हो गया। यहां से ऐसा भी लिख सकते हो, अतः किसी आवेश के कारण, समझो, अतः किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो उस आवेश के साथ, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक, ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो ये है तुम लोग का विद्युत क्षेत्र व विभवांतर में क्या है, संबंध। समझ गए इतना? चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ये चीज। अब यही हम लोग का बनता है विभव प्रवणता। अगला हेडिंग डालो छोटा सा, विभव प्रवणता। देखो मैं लिखा दे रहा हूं विभव प्रवणता। ठीक, देखो क्या होता है विभव प्रवणता। हेडिंग डाल लो छोटा सा, चलो हेडिंग डालो विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, तो किसी विद्युत क्षेत्र में, देखो मैं लिख दे रहा हूं, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात ये माइनस को अगर छोड़ दो तो ये डी वी बटे डी एक्स जो है, यही हम लोग का क्या है, विभव प्रवणता है। अब एक चीज याद रखना इसमें, डी वी बटे डी एक्स क्या है, दूरी था, अल्प दूरी, इसलिए कहीं पर अगर आर आएगा तो डी आर लेंगे हम लोग, कहीं पर ए आता है अल्प तो डी ए लेंगे। ठीक, वो दूरी के साथ हम लोग का वैसा चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतना? अच्छा, यह कैसी राशि है? तो यह है हम लोग का सदिश राशि। समझो विभव हम लोग का कैसा, देखो विभव हम लोग का कैसा राशि था, अदिश राशि था, लेकिन विभव प्रवणता कैसा है, सदिश राशि है। तो यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब भैया लोग सदिश राशि है तो इसका दिशा होगा, तो इसका दिशा कैसे होगा, इसका दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक, उल्टा होता है। तो दूसरा इसकी दिशा जो होगी, दिशा ये कैसी होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी इसकी दिशा। ठीक, इतना चीज क्लियर है? हाँ,
चलो नोट करो इसको। हो गया। चलो अब हेडिंग डालो हम लोग का स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण, क्या क्या है उसको, छोटा सा है देख लो बस। हेडिंग डालो स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण। अब हेडिंग डालो स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण। समझो क्या होता है स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण। किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, पाठ्यक्रम में पढ़े हो है ना। क्योंकि किसी चालक को आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश कहाँ टिक जाता है, जाकर उसकी सतह पर रुक जाता है। तो अंदर हम लोग का आवेश कैसा हो गया, शून्य हो गया। तो आवेश शून्य हुआ तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया, ऑलरेडी शून्य हो गया है ना, क्योंकि बल रेखाएं गुजरी नहीं, फाई का मान शून्य, गौसी पृष्ठ कल्पना करोगे तो उसी तरह जब किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है तो चालक के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत आवरण या क्या कहते हैं, परिरक्षण। ठीक, तो इसी को लिखेंगे। चलो लिखो, इसी में बता दे रहा हूं। किसी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, किसी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है तो चालक के इस गुण को स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण कहते हैं। स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण कहते हैं। ठीक, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान यदि शून्य हो तो चालक के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत आवरण या क्या कहते हैं, परिरक्षण कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आया। चलिए हो गया। इसका उपयोग कौन किया था सबसे पहले पता है, माइकल फैराडे। हाँ, माइकल फैराडे। ये 1836 का बात है। माइकल फैराडे क्या किया मालूम, एक पिंजरा बनवाया, लोहे का पिंजरा, उसमें आदमी को भर दिया और बाहर विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो आदमी जिंदा बच गया। अब सोचो कैसे, तो वो इसी के बेस पे है हम लोग का। ठीक, क्योंकि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब चालक के अंदर तुम आदमी भरो, भूसा भरो, गाय भरो, पशु भरो, कुछ भी भरो, सब हम लोग का क्या रहेगा, जीवित रहेगा। ठीक, तो किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है तो चालक के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत आवरण या परिरक्षण कहते हैं। इसका व्यवहारिक उपयोग देखोगे, व्यवहारिक समझो। देखो, मान लो कोई उपकरण है जिसको हम लोग को बचाना है ना, विद्युत क्षेत्र से बचाना है, बाहर का विद्युत क्षेत्र से उस उपकरण को बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक बॉक्स से पूरा पैक कर देंगे, एक चालक जैसा बॉक्स बनाएंगे और उसको पूरा पैक कर देंगे। तो पैक कर देंगे तो कोई भी विद्युत क्षेत्र है वो बाहरी सतह पर ही मौजूद रहेगी, अंदर तो घुसेगी नहीं, तो अंदर उसका विद्युत उपकरण क्या रहेगा, हम लोग का सुरक्षित और सेफ रहेगा। ठीक, दूसरा इसका क्या ले सकते हो, जैसे बरसात में कहीं जाते रहते हो, और बरसात में कहीं जाते रहते हो तो देखे हो कार वार में जाते रहते हो तो कई लोग क्या करते हैं, कार का गेट खोलेंगे या बाहर निकलेंगे, पेड़ वेड़ के छांव में जाकर रुक जाते हैं, पानी वानी तेज बरसात आंधी तूफान और बादल वादल गरजता रहता है उस टाइम। तो हमको वैसा नहीं करना रहता, हम लोग को क्या करना रहता है, कार के अंदर बैठो, दरवाजा बंद करो, कांच वाँच शीशा वगैरह सब चढ़ा दो, तो उससे क्या होता है, वो तुम्हारा कार जो है एक बंद चालक की भांति कार्य करता है ना। तो उससे क्या होता है, जब आकाश का बिजली गिरता है उसमें, है ना, तो क्या होता है, वो बंद चालक के माध्यम से कार की सतह पर ही होता है, और कार की सतह से होते हुए कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में, और उसके अंदर तुम बैठे रहोगे तो क्या रहोगे, तुम सेफ और सुरक्षित रहोगे। तो बाहर निकलने के बजाय तुम क्या करो, हाँ, बाहर निकलने के बजाय कार को बंद कर दो और कार के अंदर रुके रहो, पूरा पैक कर दो कार को, तो कुछ चालक की सॉरी चालक की भांति व्यवहार करेगा, एक बंद चालक की जैसे। क्लियर है इतना चीज।
अब हेडिंग डालो परावैद्युत। ठीक, परावैद्युत किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या है उसका डिटेल। अगला हेडिंग डालो परावैद्युत। अगला हेडिंग डालो चलो परावैद्युत, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना परावैद्युत। हो गया, जिसको डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, डाई इलेक्ट्रिक, उसको भी लिखना है। का रे कत्का लिखो यहाँ, शायद स्पेलिंग ऐसी है डाई इलेक्ट्रिक। TRI, ठीक, डाई इलेक्ट्रिक। तो परावैद्युत उसको कहते हैं वे पदार्थ जो अपने में से आवेश का प्रवाह नहीं होने देते परंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अब मुड़ी खोज आ कही है, ए सर ये कैसे है, आवेश का प्रवाह नहीं करते कह रहे हो और विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन भी करते हो कह रहे हो, बड़ा गजब आदमी हो सर ऐसे करके बोलोगे ना। तो वही है हम लोग का, कुल मिला के देखो क्या होता है, वो थोड़े बहुत हम लोग का आवेश को प्रवाह होने देते हैं लेकिन उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नहीं के बराबर, है ना, उसको हम लोग नहीं के बराबर मान लेते हैं। तो देखो आवेश का प्रवाह होगा, विद्युत का प्रभाव तभी प्रदर्शन होगा है ना, बिना आवेश के तो प्रदर्शन होगा नहीं। तो होता है प्रदर्शन, प्रभाव भी होता है विद्युत का और आवेश का प्रवाह भी होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, नहीं के बराबर, एकदम नगण्य के मात्रा में, तो हम लोग उसको नहीं मानते। तो कुल मिला के कुछ अलग की तरह होते हैं मान के चलो। तो परावैद्युत किसको कहोगे, ऐसे पदार्थ जो अपने में से आवेश का प्रवाह नहीं होने देते परंतु वैद्युत प्रभाव का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। ठीक, तो उसी को लिखेंगे। ऐसे पदार्थ लिख लो चलो, ऐसे पदार्थ जो अपने में से आवेश का प्रवाह नहीं होने देते, आवेश का प्रवाह नहीं होने देते परंतु वैद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, वैद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, उसे परावैद्युत कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। ठीक, तो हम लोग का बहुत कुछ है, कुल मिला के कुछ अलग जैसा ही होता है ना। हम लोग कई सब ले सकते हैं, कागज, लकड़ी, मोम, अभ्रक, जो भी है तुम लोग का। ठीक, तो उदाहरण में लिख सकते हो, उदाहरण में लिख सकते हो कागज, लकड़ी, मोम, अभ्रक, है ना। इसमें ऐसा लिख लेना लगभग कुछ अलग की तरह, है ना, लगभग कुछ अलग की तरह होते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज, कुछ अलग के जैसे। ठीक, अब आगे बढ़ें। अब समझो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा होता है अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक, तो हेडिंग डालो चलो, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला हम लोग डाल देते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत में इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे, उसके बाद अध्रुवीय परावैद्युत में चल देंगे। ठीक, चलो हेडिंग डालो ध्रुवीय परावैद्युत, पोलर डाई इलेक्ट्रिक जिसको कहते हैं। ठीक, हेडिंग डालो ध्रुवीय परावैद्युत किसको कहते हैं। ठीक, तो ध्रुवीय परावैद्युत किसको कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धन आवेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते, संपाती मतलब बराबर नहीं होते, अस्त व्यस्त इधर उधर फैले होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, या ऐसे परावैद्युत को ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। ठीक, तो ध्रुवीय परावैद्युत में क्या आएगा, ऐसे परावैद्युत
ऐसे परावैद्युत जिसमें धन आवेश के केंद्र व ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते। ठीक, ऐसे परावैद्युत जिसमें अणुओं के धन आवेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते, जिसमें अणुओं के कर दो, सॉरी भूल गया, अणुओं के, जिसमें अणुओं के धन आवेश के केंद्र व ऋण आवेश के केंद्र संपाती नहीं होते। ठीक, ऐसे हम लोग को क्या कहते हैं, ऐसा परावैद्युत को ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ ठीक। उदाहरण लिखोगे? उदाहरण यहां बता दे रहा हूं, देखो उदाहरण, उदाहरण लिख लो NH3HCl। ठीक, ये दो ठो लिख लो, NH3HCl, ये सब हम लोग का क्या है, ध्रुवीय परावैद्युत है। समझे? ध्रुवीय परावैद्युत क्या कह रहा है, ऐसे परावैद्युत जिसमें अणुओं के धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते, है ना। कहने का मतलब जब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हम लोग के नहीं होती तो कैसा होता है, देखो मैं समझा दे रहा हूं, समझो। मान लो ये है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैसा रहेंगे लोग, देखो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे होता है। ठीक, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते, देखो बोला है ना, अणुओं के धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होती। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति ला दें, अब समझो यहां पर क्या बोला है, ऐसे परावैद्युत जिसमें अणुओं के धनावेश के केंद्र व ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती नहीं होते हैं। तो ये हो गया हम लोग का संपाती नहीं होते। लेकिन अगर हम लोग इसको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति ला दे, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र ला दे, तो ये संपाती हो जाता है। देखो ऐसे प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, जैसा भी कहो तुम लोग, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, देखो ये हो गया। ये हम लोग का बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है। ये वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति कर दो सीधा, वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित और बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, जब वैद्युत क्षेत्र को लगा देते हैं तो ऐसा हो जाता है हम लोग का। क्लियर है इतना चीज? अब उसके बाद हम लोग किस में चलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत के बाद हम लोग सेकंड में चलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत, तो अध्रुवीय परावैद्युत किसको कहेंगे, तो ऐसे परावैद्युत जिसमें अणुओं के धन आवेश के केंद्र व ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं। तो ऐसे परावैद्युत जिसमें अणुओं के धन आवेश के केंद्र व ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अध्रुवीय परावैद्युत कहेंगे। जैसे वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में देखो, ये हो गया हम लोग का। अब पहले से संपाती होगा, देखो मान लो ये प्लस माइनस है, ऐसे प्लस माइनस, ये 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 ऐसे रहेगा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। जब विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये संरेखित हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, चाहो तो उधर और दे सकते हो तुम्हारे सुविधा के लिए। ठीक, माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस।
ठीक, जितना ये है उतना उधर भी देना है ना, एकदम ही ज़्यादा नहीं करना है ना एकदम कम नहीं करना है ना, अलग बलग नहीं करना है, जैसे यहाँ 6 ठो है वहाँ 9 ठो है ना, तो ऐसा नहीं बराबर देना तुम लोग। ठीक, तो ये था हम लोग का, ठीक, ये था हम लोग का ध्रुवीय परावैद्युत और ये था अध्रुवीय परावैद्युत। क्लियर है? क्या चीज़? हाँ हाँ, तो ये तो ध्रुवीय परावैद्युत का उदाहरण ये तो है, इसका भी उदाहरण देना है तो लिख दो ना पापा। हाँ मैं नहीं दिया हूँ, मैं भूल गया, चलो इसमें उदाहरण दे दो। चलो उदाहरण O2H2, ऐसा वो दूधिठा वाला है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये आदि, इसमें भी आदि, इसमें और दे दो H2O आदि, हमारे पास खदान है वो। ठीक, ये हम लोग का उदाहरण है, भूलना मत। ये भी उदाहरण है। ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग धारिता में पहुंचेंगे सीधा। चलो नोट करो इसको। ये हो गया परावैद्युत। अगला हेडिंग डालो वैद्युत धारिता, है ना, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अच्छे से समझेंगे आराम से डिटेल में। डालो हेडिंग। हो गया। चलो अब हेडिंग डालो वैद्युत धारिता। अब वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। अब समझो वैद्युत धारिता, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो दिमाग लगा के, है ना, पूरा एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। वैद्युत धारिता में हम लोग तो परिभाषा वगैरह को भूल जाओ, परिभाषा वगैरह को बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं धारिता का मतलब क्या होता है। तो धारिता का मतलब क्या होता है? ग्रहण करने की क्षमता, स्टोरेज, रखने की क्षमता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धारिता। जैसे हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़ते थे ना, मान लो एक जार की धारिता या एक जार 10 लीटर पानी ग्रहण करता है, तो जार 10 लीटर पानी ग्रहण करता है, कहने का मतलब क्या था? अर्थात जार की धारिता कितनी होती थी? 10 लीटर। मान लो कहें एक टंकी 100 लीटर पानी पर ग्रहण करता है, मतलब टंकी की धारिता कितनी होगी? 100 लीटर। तो धारिता कहने का मतलब क्या था? ग्रहण करने की क्षमता। अब समझो, एक एग्जाम्पल से ऐसे समझो। मान लो मेरे पास एक चालक है, इस चालक पर मेरे पास कितना? 4 धनावेश है, 4 धनावेश है मात्र। मतलब एक चालक लिया हूं तो इसमें 4 धनावेश है, अर्थात इस चालक की धारिता कितनी होगी? 4 धनावेश। यदि चालक का आकार बढ़ा दूं, मान लो चालक का आकार बढ़ा दिया, तो चालक का आकार बढ़ा दिया तो अब इसमें कितने सारे धनावेश आएंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 10 मान के चलो। तो अब चालक पर कितना धनावेश आ गया? 10 धनावेश। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि यदि किसी चालक का आकार या आकृति बढ़ाई जाए तो उसकी धारिता भी क्या हो जाती थी? बढ़ जाती है। मान लो एक हम लोग बर्तन लेते हैं, ये वाला, मान लो एक बर्तन ले लिए, इसमें मान लो 5 लीटर पानी आता है ना, 5 लीटर। मान लो इस बर्तन को मैं बढ़ा दूं इतना बड़ा, तो अब इसमें कितना आ रहा है? 10 लीटर पानी आ रहा है। मतलब आकार या साइज बढ़ाने पर उसकी धारिता में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यदि आकार या आकृति बढ़ा दो तो उस वस्तु या किसी चालक की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? हाँ, अब समझो, इसी को एग्जाम्पल से समझो। मान लो अगर हम लोग किसी बर्तन में पानी डालें या तेल डालें या कुछ भी डालें, लिक्विड चीज, तो उसका तल कैसा होने लगता है? ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है। मान लो एक बर्तन है, बर्तन में तुम पानी डालते जा रहे हो तो पानी का तल कैसे होते जाएगा? धीरे धीरे ऊपर होते जाएगा। अच्छा, मान लो किसी वस्तु को उष्मा दे रहे हो तो वो कैसी होगी? उसका ताप में वृद्धि होगी। ठीक उसी प्रकार यदि किसी चालक को आवेश दे तो उसकी धारिता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर है? सबको समझ आया? हाँ, तो यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो उसके विभव के मान में क्या होने लगता है? वृद्धि होने लगता है। ठीक, समझे? सबको समझ आया? और समझो, चलो फिर से बता रहा हूं। देखो, यदि किसी बर्तन पर, मान लो एक बर्तन ले ले, उस बर्तन में हम लोग क्या डालें? द्रव डालें, कोई भी द्रव, तेल, पानी, कुछ भी डालो, तो क्या होता है? उस पानी का जो तल है वो धीरे धीरे कैसे होते लगता है?
ऊपर होने लगता है। पानी का तल कैसे होने लगता है? ऊपर होता है ना, देखे हो ना, पानी डालते जाओगे तल धीरे 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 कहाँ तक रहता है? ऊपर। एक चीज हुआ। दूसरा चीज, मान लो किसी वस्तु को नीचे से उष्मा दे रहे हो, तो वस्तु कैसी होती है? गर्म होती है, उसका ताप क्या होता है? बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु को आवेश देने पर उसके विभव के मान में क्या होता है? परिवर्तन। अब कैसा परिवर्तन? तो किसी वस्तु को आवेशित करोगे तो उसके विभव के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। पिछला हम लोग पढ़े थे, आवेश विभव के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो उसके विभव के मान में क्या होता है? वृद्धि होती है। क्लियर है इतना चीज? तो उसी के बेस पे हम लोग किसको परिभाषित करेंगे? विद्युत धारिता है ना, या वैद्युत धारिता, जिसको जैसा भी कहो उसको परिभाषित करेंगे। ठीक। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। तो वैद्युत धारिता किसको कहते हैं? किसी चालक, समझो, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश क्या होता है? उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। किसी चालक को आवेश दें तो उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो, कैपिटल दोनों। किसी चालक को कैपिटल Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि कैपिटल V हो, तो V अनुक्रमानुपाती होगा किसके? Q के। समझ गए इतना चीज? तो बस वही करना है। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश कैपिटल Q व उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव में क्या? वृद्धि, तो उसके विभव में V वृद्धि हो, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? Q जो है अनुक्रमानुपाती होगा किसके? V के। ठीक। यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए, ऐसा भी लिख सकते हो, इसको जमा के भी लिख सकते हो। यदि किसी आवेश को Q, यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए तो उसके विभव में V वृद्धि हो जाती है, तो Q अनुक्रमानुपाती होगा किसके? V के। और जब नियतांक हटाओगे, ये जो इसको हटाओगे अनुक्रमानुपाती को, तो एक नियतांक लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा ये CV, जहां C क्या है? अनुपातिक नियतांक, जिसे धारिता कहते हैं। जहां C क्या है? अनुपातिक नियतांक है। जहां C क्या है हम लोग का? अनुपातिक नियतांक है। इसे चालक की हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारिता कहोगे। ठीक। जहां नियतांक है इसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक। इसको ब्रैकेट को बड़ा कर लो। इसे चालक की क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक। ये हो गया। देखो मैं इसको कर दे रहा हूं ये, या इसी को हम लोग जमा के लिखें, C को रखो, इसको इधर लाओ, तो C बराबर ये इधर आएगा तो Q बटे क्या हो जाएगा? V। यहां से एक परिभाषा निकलेगा। क्या परिभाषा निकलेगा यहां से? हाँ बताओ। किसी चालक की विद्युत धारिता जो है उस चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा और उसके विभव में वृद्धि, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं? उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक में आवेश की मात्रा और उसके विभव में वृद्धि, इन दोनों के अनुपात को उस चालक की क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? मैं देखो लिखा दे रहा हूं, मैं लिखा दे रहा हूं, देखो है ना, इसी के आगे। किसी चालक पर आवेश की मात्रा, किसी चालक पर आवेश की मात्रा
व विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। उस चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? अब देखो, मान लो इसको समीकरण मान लेते हैं एक। समीकरण एक में अब देखो यहां से समझोगे यहां पर? तो यहां पर अगर मान लो v का मान 1 कर दें, है ना, v का मान क्या कर दें? 1 कर दें, तो देखो चलो समीकरण एक में v बराबर 1 रखने पर, यदि समीकरण एक में v बराबर 1 रखोगे तो ये 1 आ गया, तो c बराबर कितना हो जाएगा? q के। तो समीकरण एक में v बराबर 1 रखने पर c बराबर हो जाएगा किसके? q के। अब यहां से भी एक परिभाषा निकलेगा। क्या परिभाषा निकलेगा? यदि किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि किया जाए, समझो मेरी बात को, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि, ये एक है तो एकांक पढ़ेंगे, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा उस चालक की क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। तो यहां से भी एक परिभाषा निकलेगा। क्या निकलेगा? किसी चालक के विभव में है ना एकांक की वृद्धि करने पर, एकांक की वृद्धि करने पर या एकांक की वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को, आवश्यक आवेश की मात्रा को ही उस चालक की क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, तो ये हो गया किसी चालक के विभव में, है ना, एकांक की वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? ठीक, ऐसा भी लिख सकते हो, किसी चालक के विभव में एकांक की वृद्धि करने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं उस चालक की। कई प्रकार से हम लोग दे सकते हैं, जैसा मन बनेगा वैसा टाइप का। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का वैद्युत धारिता के लिए। अच्छा, एक चीज याद रखो, अलग अलग चालक की धारिता अलग अलग होती है। ठीक, यहाँ पर नोट पॉइंट में कहीं पर लिख लेना, मैं लिखा दे रहा हूँ, नोट पॉइंट में हम लोग लिख लेंगे अलग अलग चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है? अलग अलग होती है। नोट पॉइंट में याद रखना। अलग अलग चालक की जो धारिता होती है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं ना, वैद्युत धारिता नहीं लिख रहा हूं, शॉर्टकट लिख रहा हूं। अलग अलग चालक की धारिता अलग अलग होती है। एक जैसा थोड़ी रहेगा भाई, जब चालक अलग अलग है तो धारिता भी अलग अलग होगा ना। तो वही है, अलग अलग चालक की धारिता अलग अलग होती है। क्लियर है इतना चीज? चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक देखते हैं हम लोग लास्ट। उसके बाद आज का यहीं खत्म करेंगे। कल के डेट में आप लोग की नई वीडियो आएगी जिसमें हम लोग का कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे संधारित्र। ठीक, संधारित्र और उससे आगे थोड़ा सा रिलेटेड जो भी है हम लोग का। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये हो गया। चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक। कैसा प्रश्न पूछता है, घुमा के मैं 3 ठो लिखा दे रहा हूं। प्रश्न कैसा घुमा के पूछेगा इसको मैं लिखा दे रहा हूं, फिर उसी के अनुसार आप लोग को तैयारी करना है। ठीक, घुमा के क्वेश्चन जरूर देगा, ये बात याद रखिए आप लोग। अच्छा ये हो गया। अब देख लो धारिता का मात्रक और उसका ये देख लो, उसको मैं छोड़ दे रहा था। धारिता का मात्रक और विभव वगैरह देख लो, उसके बाद हम लोग गोली चालक देखेंगे। ठीक, वैद्युत धारिता का मात्रक देखो, C बराबर कितना होता है? Q बटे V। तो Q हम लोग का क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या? कूलाम। क्लियर है इतना चीज?
और V क्या है हम लोग का? विभव। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो इसका हम लोग का मात्रक क्या बनेगा? देखो, पहला मात्रक बन जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? फैराड। ठीक, एक फैराड या फैराड ऐसे करके हम लोग कह सकते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद इसकी ये हम लोग का मात्रक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वीमा। तो C बराबर कितना होता है? Q बटे V। अच्छा, विभव हम लोग लाए थे क्या? तो ये हो जाएगा विभव हम लोग का कितना हो जाएगा? W बटे Q होगा। पढ़े हो ना W बटे Q? हाँ, तो बटा का बटा है तो ये Q कहाँ जाएगा? ऊपर। तो C बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? W। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है इतना? अब देखो, C का अब Q का मात्रक कितना है? 80, और इसका वर्ग है तो वर्ग हो गया। W हम लोग का क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक ml2t माइनस 2। सबको ऊपर लेके जाओ। तो देखो, उस कंडीशन में हम लोग का C का मात्रक क्या बनेगा? तो C का मात्रक बनेगा, देखो, M ऊपर जाएगा तो M इनवर्स, L ऊपर जाएगा तो L का पावर -2। अब देखो, T का पावर 2 है, माइनस, ऊपर जाएगा तो +2, और ये 2 और है, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो T का पावर हो जाएगा 4, और ये A का पावर कितना? 2। ये होगा C का क्या? विमा, मतलब धारिता की विमा। M-1, L-2 और T का पावर 4, और उसके बाद A का पावर 2। क्लियर है? 2 2 जैसा नहीं दिख रहा है? इधर दिख गया ना, वो ले, 2 2 जैसा दिख गया हम लोग को। क्लियर है इतना चीज? बस सिंपल है वो, सरल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। इसको नोट करो। चलो एक स्क्रीन शॉट लो, मैं खिसक जा रहा हूँ। एक स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद हेडिंग डालते हैं गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक। एक स्क्रीन शॉट लीजिए। चलो नोट करो तुम लोग भी। हो गया। अब हेडिंग डालो गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक। अब देखो, इसको प्रश्न को 3 टाइप से घुमा के देगा। एक नॉर्मल जो हम लोग को दिया है, और 2 नया है। मैं दोनों को लिखवा दे रहा हूं। ठीक, पहला प्रश्न कैसे घुमाएगा? देखो, पहला प्रश्न कैसे घुमाएगा? गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक, वो तो सिंपल है, तो सिंपल को सिंपल लिख देते हैं, है ना। पहला प्रश्न, गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, जो बुक में दिया है। गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब दूसरा प्रश्न कैसे घुमाएगा? दूसरा प्रश्न बोलेगा, सिद्ध कीजिए कि एसआई पद्धति में गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4πε0 गुनी होती है। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग को ऐसे घुमाएगा, तो लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए कि एसआई पद्धति में गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 4πε0 गुनी होती है। ये एक प्रश्न हो गया। 2 प्रश्न घुमाया। हाँ, अब तीसरा प्रश्न क्या बोलेगा? सिद्ध कीजिए कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अब इसमें क्या करेगा? प्रश्न को थोड़ा सा और घुमाएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित निकाय, ऐसे करके बोल देगा। क्या बोलेगा? विलगित निकाय बोलेगा। ठीक, तो तीसरा बोलेगा, सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित निकाय की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। देखो, ये 3 टाइप से घुमाएगा। ये पहला था, अथवा दूसरा, अथवा तीसरा।
3 टाइप का मैं प्रश्न बता दिया। बोर्ड पेपर में ऐसे आपको घुमा के भी पूछेगा। गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा सिद्ध कीजिए कि एसआई पद्धति में गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 4πε0 गुनी होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित निकाय, है ना, किसी विलगित निकाय की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या की क्या होती है, अनुक्रम अनुपाती होती है। ठीक, तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन हम लोग को बोलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक ठो और तुम लोग लिख लो, उसके बाद फिर इसको तुरंत मिटा के आगे चलते हैं इसमें। ठीक, चलो नोट करो इसको। आ जाएगा शायद ना, चलो देख लो, आ जाएगा तो देख लो, आ जाना चाहिए इतना में, नहीं आएगा तो मिटा देंगे। ठीक, चलो नोट करो इसको। हो गया। अब देखो, मान लो एक केंद्र है जिसको ओ मान लेते हैं और त्रिज्या आर, कैपिटल आर। मान लो ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक क्या है, गोली चालक है। ठीक, मान लो ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक क्या है, गोली चालक है। ठीक, जिसे एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो अब गोली चालक है तो अंदर थोड़ी घुसेगा बब्बा, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। यह पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है। ठीक, तो देखो, जब इसको हम लोग एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये प्लस क्यू आवेश कहाँ वितरित हो जाएगा, देखो इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। ये प्लस क्यू प्लस 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 प्लस, ये ठीक है ना। समझो क्या क्या हो रहा है। एक ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर क्या किए हैं, प्लस क्यू आवेश दिए हैं, जो एक समान रूप से उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है ना। और चालक का पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है। ठीक, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत कहाँ होंगी, बाहर की ओर होंगी, अभिलंबवत बाहर की ओर होंगी ना, और चालक के केंद्र से आती हुई प्रतीत होंगी। देखो इस टाइप से, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन तुम लोग जैसा भी दे दो, है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिधर भी देना चाहो। ओ को मैं इधर साइड में कर देता हूँ, इस डायरेक्शन में, इस प्लस को यहाँ करो, इस डायरेक्शन में। ये ठीक, क्लियर है इतना चीज, क्योंकि मैं बताया था समविभव पृष्ठ से बल रेखाएं कैसे गुजरती हैं, अभिलंबवत गुजरती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, और एक ऐसा प्रतीत होगा, ओ से आती हुई प्रतीत होगी, ओ से होकर आ रही है, ऐसे टाइप का प्रतीत होगा हम लोग को। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। चलो इस चित्र को माना बनाओ और फिर माना फलाना लिखते हैं। चलो चित्र को बनाओ फिर माना फलाना लिखते हैं इसमें। चलो हो गया, चलो लिखो। माना ओ केंद्र तथा कैपिटल, देखो कैपिटल लेना ना दोनों को। माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक, माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। माना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश, कैपिटल क्यू, प्लस क्यू, देखो ये वाला प्लस क्यू, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिसके कारण यह पृष्ठ, जिसके कारण यह पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है।
समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। समविभव पृष्ठ की तरह क्या करता है? कार्य करता है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, जो भी लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होंगी। पृष्ठ के कैसी होंगी? अभिलंबवत होंगी। हो गया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के कैसी होंगी? अभिलंबवत होंगी। ठीक, चाहो तो इसको डैश डैश करके भी दे सकते हो, है ना, ऐसे करके डैश डैश करके भी दे सकते हो, तुम लोग का मन है। यहाँ डैश डैश करके दे सकते हो, उधर तुम लोग चाहो तो प्योर दे देना। नहीं दोगे, ऐसी दोगे तब भी चलेगा ना, कोई गलती नहीं है हम लोग का। डैश डैश दे सकते हो। ठीक, लंबवत कहाँ गुजर, अभिलंबवत है किसके? पृष्ठ के। हो गया इतना चीज, सबको समझ आया? हाँ, तो अब देखो, मान लो ये हम लोग का चालक का पृष्ठ है। अब समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो हम लोग ले लेते हैं माना चालक के पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विभव का मान ले लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इसी के बगल में देखो, इसी के नीचे, अतः तुम लोग जो माना फलाना लिखे उसी के नीचे, अतः चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव v बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कितना हो जाएगा? r, कैपिटल R होगा। इतना होगा ना, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r। लेकिन हम लोग जानते हैं गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? c बराबर q बटे v, है ना, तो उसी को लिखेंगे। परंतु धारिता c बराबर कितना हो जाएगा? q बटे v। तो परंतु धारिता c बराबर हो जाएगा q बटे v। अब v का मान को इसी में रख दो। कहाँ रखोगे v का मान? यहाँ पर रखोगे, इसमें रखोगे ना? हाँ, तो रख दो सीधा। तब c बराबर q बटे हो जाएगा, v का मान रख दो पूरा इतना को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कितना हो जाएगा? r होगा। q से q कैंसिल, देखो यहां से q से q खत्म, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा, देखो, c बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? r। समझो, 1/ फिर 1 बटे पूरे का ये होगा, तो बटा का बटा है तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। क्लियर हुआ इतना चीज? ये वाला समझ नहीं आया? देखो, यहाँ क्यू कटा मतलब 1 बचा, अब पूरे का बटा। यहाँ पर हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इंटू यहाँ पर 1 कटा तो 1/r हुआ, तो इसको मैं पूरे का बटा कर दिया, ऐसे पूरे का बटा करके 1 डाल दिया, तो बटा का बटा है तो ये ऊपर जाएगा। जो बेटा का बेटा रहता है वो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। इसको मानेंगे समीकरण क्या? 1, क्योंकि ये आगे हमारा काम देगा। यदि माध्यम कैसा हो? के हो, ये तो छोड़ेगा नहीं हम लोग का जिंदगी। यदि माध्यम के हो तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा? r। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। अगर पेपर में पूछता है गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक ये होगा, इतना तक। अगर पूछता है सिद्ध कीजिए कि एसआई पद्धति में गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है। ठीक, तो इतना हम लोग ला के छोड़ देंगे। और अगर बोलता है सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित निकाय की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ये अनुक्रमानुपाती जो डायरेक्शन है इसको देना है, तो हम लोग लेंगे समीकरण 1 से। अब देखो, समीकरण 1 से क्या होगा? c जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके? r के। क्यों? क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है?
नियतांक है। फिर यहां पर उत्तर बराबर लिखना, अतः गोली चालक की धारिता या विलगित निकाय की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है, अनुक्रम अनुपाती होती है। ठीक, क्लियर है इतना चीज? तो इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग का संधारित्र आएगा, कैपेसिटर वगैरह, उसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। ठीक, समझ गए इतना चीज? तो आज के लिए इतना ही। ठीक, चलो इसको नोट करो और उसके बाद घर जाओ। हाँ हाँ, घर जाओ। ठीक, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट करो इसको, चलो।